द कंसेप्ट, सब म्यूट हो जाएंगे प्लीज। जिसकी भी कोई क्वेरी होगी वो हैंड रेज करेगा, मैं आपको टाइम दूंगा अपनी क्वेरी लेने का। द कंसेप्ट ऑफ मार्केट जनरली इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इसको ब्लॉक बनाएंगे ऐसे। कह रहा है कि व्हाट इज द मार्केट, अभी मैं शेयर मार्केट नहीं समझा रहा हूं, अभी सिर्फ मार्केट समझा रहा हूं। क्या है जो यहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा, या फिर सर्विस का एक्सचेंज होगा, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज किसके बीच में होगा? बिटवीन बायर्स एंड सेलर, उसमें दो पार्टीज होंगी। मतलब पहला पॉइंट तो है एक्सचेंज, एक्सचेंज होना जरूरी है गुड्स सर्विस या फिर एसेट्स का। टू पार्टीज होनी जरूरी है, टू पार्टीज होनी जरूरी है। इन सिंपल वर्ड, मार्केट रेफर्स टू द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर मीट्स फॉर अ प्रोडक्ट। बायर और सेलर है वो एक प्रोडक्ट के लिए मीट हो रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। किस लिए? कि उस प्रोडक्ट को हम एक्सचेंज करेंगे फॉर अ प्राइस। और तीसरी पार्टी है प्राइस। हम मार्केट किसे बोलेंगे? सर वहां पर दो पार्टी होनी चाहिए, वो किसी प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए मिलनी चाहिए, और वो जो एक्सचेंज होना है वो किसी प्राइस के लिए होना चाहिए, फ्री में नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भिखारी को 10 रुपए दान दे रहे हैं तो जरा ध्यान समझिए, वहां पर एक्सचेंज हो रहा है, आपने अपने पास जो पैसा था वो उसे दे दिया। वहां पर टू पार्टीज भी हैं, एक वो बैगर है और एक वो आप। लेकिन वहां पर आपने तो उसे कुछ दिया है, लेकिन उसने आपको कुछ नहीं दिया। अगर उसने आपको कुछ नहीं दिया तो वो मार्केट नहीं है, तो वो मार्केट नहीं है। मार्केट होने के लिए वहां पर टू पार्टीज होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए, और एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर दैट प्राइस। ये तीन चीजें होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें नहीं होंगी तो वो मार्केट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। पेपर में मार्केट की डेफिनेशन आ सकती है। तो आप ये तीन चीजें चेक करोगे, क्या क्या? टू पार्टीज होनी चाहिए, वो दो पार्टीज आपस में कोई प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने हैं, और वो प्रोडक्ट एक्सचेंज के बदले कोई एक पार्टी प्राइस दे रही होगी, मनी, प्राइस होना चाहिए। एक तरफ से प्रोडक्ट एक्सचेंज होगा, दूसरी तरफ से पैसा आएगा। दो पार्टीज होंगी और वो किसी एक ही प्रोडक्ट को दोनों एक्सचेंज करने के लिए मिल रही है। तो उस जगह को जहां पर वो बायर और सेलर मिल रहे हैं, उस जगह को मार्केट बोल देंगे। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टॉक मार्केट? अभी हमें मार्केट समझ में आ गई। सर हम एक सब्जी मंडी में गए, वहां पर सब्जियों की ठेली लगी हुई थी, और खरीदने वाले जिन्हें सब्जी की जरूरत थी वहां आ गए। दो पार्टी भी हो गई, उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट भी हो गया, वेजिटेबल्स, और उसके बदले उन्हें मनी भी मिल रही है। तो वो मार्केट हो गई। लेकिन वो कौन सी मार्केट हुई? वही वेजिटेबल मार्केट। ऐसे ही जब हम लोहा मार्केट में जाते हैं, वहां लोहा बिकता है, उसे बोलते हैं आयरन मार्केट। ऐसे ही जब हम मच्छी मार्केट में आते हैं तो वहां फिश बिकती है, और उसे बोलते हैं फिश मार्केट। अब जहां पर स्टॉक बिकेगा, जहां पर फाइनेंशियल एसेट, देखिए वहां लिखा भी था एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ सर्विस हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल एसेट। अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं? स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? अब मैं फाइनेंशियल एसेट की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनेंशियल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कर रहा हूं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से पहले हम फाइनेंशियल मार्केट समझ लेते हैं, जो उसके नीचे है। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट क्या है सर? इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, जब हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंस की बात करते हैं, अ मार्केट रेफर्स टू अ प्लेटफॉर्म। वहां पर कोई मार्केट तो है नहीं, कोई जगह तो है नहीं, वहां तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम बोलते हैं एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे एनएससी बीएससी, और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर, जहां पर बायर और सेलर दोनों होते हैं, टू ट्रेड फाइनेंशियल एसेट। और वहां पर वो किस चीज का एक्सचेंज करते हैं? फाइनेंशियल एसेट का, सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज एंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है वो इस कोर्स में आपको आगे सिखाएंगे, बाकी के बारे में बात हम अभी करेंगे। स्टॉक्स का मतलब हो गया शेयर्स, बॉन्ड्स का मतलब हो गया एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट हमसे पैसा लेना चाहती है तो उसके बदले हमें बॉन्ड लिख कर देती है। एफडी की तरीके का होता है ये, इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, और एट द एंड ऑफ टर्म आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। कमोडिटीज मतलब गोल्ड और सिल्वर, करेंसी मतलब डॉलर, यूरो, येन, ये सब ट्रेड होते हैं, आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। डेरिवेटिव क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में हम सिखा देंगे। एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन आते हैं सर? एनएससी बीएससी आ गई, एमसीएक्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज वगैरह आ गए, और सारी की सारी बॉन्ड मार्केट भी आ गई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी आ गई मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में कमोडिटी एक्सचेंज भी आ गए। पेपर में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल मार्केट, तो आपने नाम याद करने हैं। और बेसिक क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट में?
दो पार्टीज आएंगी, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, और वहां पर आप कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहे होंगे। फाइनेंशियल प्रोडक्ट में क्या क्या आते हैं? स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज, करेंसी और डेरिवेटिव। क्या क्या आते हैं? स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी, डेरिवेटिव। स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी, डेरिवेटिव और एक आइटम और था, स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, करेंसी और डेरिवेटिव। यही है, 5 आइटम आते हैं। ये 5 आइटम किसी भी सॉफ्टवेयर पर एक्सचेंज करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर को, उस प्लेटफॉर्म को बोल देंगे फाइनेंशियल मार्केट। दीज मार्केट फैसिलिटेट, ये मार्केट आपको क्या प्रोवाइड कराती है? फैसिलिटेट का मतलब क्या प्रोवाइड कराती है? ये आप दोनों को, बायर और सेलर दोनों को, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कराने को देती है। एंड इनेबल प्राइस डिस्कवरी, फिर आपस में आप जो भी प्राइस देना या लेना चाहते हैं उसमें ऊपर नीचे प्राइस करवाती है। करते कौन है? आप ही लोग। आप ही अपने रेट बढ़ाते हो, आप ही अपने रेट घटाते हो, फिर जो भी रेट मैच हो जाता है उस पर ट्रेड हो जाता है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट प्राइस डिसाइड नहीं करती है। प्राइस डिसाइड, प्राइस डिस्कवरी कौन करता है? सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होता है ये। पेपर में ये क्वेश्चन, इज फाइनेंशियल मार्केट डिसाइड द प्राइसेस? तो व्हाट इज योर आंसर? नो सर, नो सर। चलिए ये बताइए, कौन डिसाइड करता है प्राइस? सप्लाई एंड डिमांड। वेरी गुड, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है प्राइस डिस्कवरी। डिमांड एंड सप्लाई से होती है। फाइनेंशियल मार्केट, एनएससी, बीएससी, सेबी या फिर सीएलबी, कंपनी लॉ बोर्ड, इनका किसी का भी कोई लेना देना नहीं है प्राइस किसी चीज की क्या होगी। ये इसे बिल्कुल भी फ्लक्चुएट भी नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कुछ भी हिला नहीं सकते। प्राइस डिस्कवरी मेनली फोकस्ड रहती है आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पर और आपके डिमांड एंड सप्लाई पर। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन किसी भी शेयर की प्राइस को ऊपर नीचे नहीं कर सकता, बल्कि वो इस चीज का ध्यान देता है कि अगर कोई उसकी प्राइस को छेड़छाड़ कर रहा हो, कुछ ऐसे काम कर रहा हो जिससे उसके प्राइस पे फर्क पड़ रहा हो, तो वो उसे ढूंढ कर निकालता है, उस पर पेनल्टी लगाता है, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स जो गलत तरीके से प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सेबी उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, ढूंढ कर निकालता है और उनको नहीं करने देता है ऐसा। वो चाहते हैं कि सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही काम हो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो एक बार हैंड रेज करेंगे, हम क्वेरी लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो किसी भी तरह का, अभी तक जो पढ़ाया उससे रिलेटेड। गणेश, मिस्टर गणेश। जी सर। जी सर, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे सर आपकी एजुकेशन और आप ये कर रहे हैं कि आप अपनी कोई जॉब के लिए कर रहे हैं? एक्चुअली सर मैं अभी जॉब में हूँ, निपन इंडिया म्यूचुअल फंड में हूँ, आरएम ओके, भुवनेश्वर में। एंड माय क्वालिफिकेशन इज आई एम पीजीडीएम ग्रेजुएट, मतलब एमबीए का इक्विवेलेंट जो पीजीडीएम है। पता है। जी सर। एंड मैं उज्जीवन गुरुकुल से ही NSM 5A क्लियर किया था। एंड अभी मैं डेरिवेटिव भी कर रहा हूँ, इसलिए मेरा नॉलेज थोड़ा सा मतलब बढ़ जाए और कोर्स से थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ क्वारिकुलम और जो कुछ भी है मार्केट के हिसाब से मैं आगे बढ़ जाऊं, इसलिए मैं क्लास कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए सब जी सर। मिलेंगे अपने आप को। किसी की कोई ओके सर, क्वेरी ओके। होगी तो वो हैंड रेज करेगा। हैंड रेज करने के कुछ टाइम बाद हम आपको टाइम देंगे अपनी क्वेरी पूछने का। क्लास में अगर 1-2 घंटे की क्लास होगी, लगभग 1.5 से 2 घंटे की रोजाना, और उसमें हम 8 से 10 बार क्वेरी लेते हैं, यानी हर 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद हम क्वेरी लेते हैं। तो आपकी जब भी कोई क्वेरी आपके मन में, आप अपने बुक पे, कॉपी पे लिख लीजिए और हैंड रेज कर दीजिए। हैंड रेज का ऑप्शन इसमें आता है। हैंड रेज करने के 10 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर हम आपको आपका नाम लेकर बोलेंगे कि आप अपनी क्वेरी लीजिए। आप अपनी क्वेरी बोलेंगे और आपका आंसर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच में नहीं बोलेगा कोई, है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, व्हाट इज मार्केट एंड व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, और अभी किसी को इसमें कोई क्वेरी नहीं है। थर्ड कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अब हम बढ़ा रहे हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। द स्टॉक मार्केट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है। पेपर में क्वेश्चन यही आएगा, इज अ स्टॉक मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट, तो आपको आंसर देने का यस, स्टॉक मार्केट भी एक फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है। क्योंकि मैंने अभी बताया फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक मार्केट भी आता है, बॉन्ड मार्केट भी आता है, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट भी आता है। यानी कि स्टॉक मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट का ही एक टाइप है। तो स्टॉक मार्केट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर शेयर्स ऑफ अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी आर
बॉट और सोल्ड। अब ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी एक जो वर्ड है ना, ये थोड़ा सा हम इलेबोरेट करेंगे। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी का मतलब क्या है। सर बताइए, पहले कौन बताएगा? जी सर बताइए, कौन बताएगा पहले? गलत हो सकता है, उसमें क्या बात है। व्हाट इज पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी? शिशु रंजन जी आप बताएंगे पहले। सर पब्लिकली ट्रेड मतलब जो पब्लिक, जैसे कि आपका ये गवर्नमेंट कंपनी हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इसमें मतलब से ज्यादा स्टेक गवर्नमेंट का रहता है। अच्छा, आपका कहना यह है कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी का मतलब जो गवर्नमेंट से क्या शेयर जिसमें ज्यादा हो। जी सर। ठीक है, म्यूट करेंगे आप अपने आप को। केतन जी अगर क्लास में है तो बताइए, व्हाट इज पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी एज पर योर नॉलेज। अगर केतन जी हो तो, शायद वो नहीं है। और गणेश जी आप बताएंगे। मिस्टर गणेश। जी सर। जी सर, व्हाट इज सर ट्रेडेड कंपनी? सर पब्लिक कंपनीज मतलब बिजनेस एंटिटी जो भी है ना, ओनरशिप एमंग द पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज रहेगा कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। मेरे हिसाब सर, एक्चुअली तो इस हिसाब से पता नहीं है, जो भी पब्लिकली डिमांड रहेगा जो बॉन्ड है शेयर से, पब्लिक का जो रहता है जो बॉन्ड 50% जो उससे ज्यादा चलिए पब्लिक का ऐसा रहता है, वो होता है पब्लिक डिमांड कंपनी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोनों के आंसर ओके। हैं, म्यूट करेंगे। दोनों के आंसर्स गलत हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जिस दिन आप ये कोर्स करके निकलेंगे ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आपको पता नहीं होगा, और क्लैरिटी के साथ। चलिए, अब इसी का आंसर दो बंदों ने हाथ हैंड रेज किया है। हम एक बार सुदीप अग्रवाल जी से इसका आंसर लेते हैं। सुदीप जी वीडियो ऑन करके। जी सुदीप जी, सुदीप जी दीजिए, व्हाट इज पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी? सुदीप जी कहां चले गए? सुदीप अग्रवाल जी। सॉरी सर, माइक 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 होता है सर। सबसे पहले दो तरह का मार्केट है सर। वीडियो ऑन है सर? हाँ सर वीडियो ऑन है जी जी बताइए। सर। सबसे पहले दो तरह का मार्केट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ होता है, और सेकेंडरी मार्केट हम लोग शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का शेयर्स हो, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ट्रेड करते हैं वो होता है सेकेंडरी मार्केट। एक बार फिर से बताइए, क्वेश्चन? व्हाट इज द क्वेश्चन? मैं एक बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन। हाँ हाँ द पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। सब पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में सब सबसे पहले पब्लिकली ट्रेडेड कोई भी कंपनी को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आईपीओ लेके आना होता है। वो प्राइमरी मार्केट पे, वो मैं स्टॉक मार्केट पे वो लिस्ट होता है, आईपीओ आता है। आपका आंसर आईपीओ गलत होता है, है, उसको हम आपका लोग आंसर गलत है। ठीक है, चलिए तो म्यूट करेंगे। मैं इसका आंसर दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि आप सही देंगे, क्योंकि एनआईएसएम 15 की फर्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर दे चुका हूं। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार राधा जी और देंगे। राधा जी Sir, बताइए। the shares of a stock or a company which are listed on the public platform, just like SEBI, NSE, BSE, so that people can trade or buy and sell on that platform. I think that is the correct answer. ये भी मैम सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं है। Okay, आपने जो okay. आंसर दिया है, ये आंसर है लिस्टेड कंपनी का, कि ऐसी Listed कंपनी company. जिसपे पब्लिक ट्रेड कर सके, एनएससी बीएससी पे ट्रेड कर सके, दैट इज कॉल्ड लिस्टेड कंपनी। गणेश, मिस्टर गणेश जी का हैंड रेज है। चलिए एक बार आंसर और ले लेते हैं। मिस्टर गणेश जी आप बताइए। जो पब्लिकली शेयर इशू करते हैं ना, उसको पब्लिक ट्रेड बोलते हैं। जो शेयर के लिए पब्लिकली इशू करते हैं, वो कंपनी, जो कंपनी है। हाँ वो कंपनी जिसने पब्लिकली शेयर इशू किए। ये आपने मुझे Right. पढ़कर तो बता दिया। नहीं, गूगल से नहीं सर, मैं गूगल से देखा तो पहले से बोल देता। ओके ओके,
चलिए, लेकिन आंसर सही है, अब आपका आंसर सही है, लेकिन क्या आप इसे और इलेबोरेट कर पाएंगे? नहीं सर, ऑल तो इलेबोरेट नहीं करते, पब्लिकली तो वो सोच लिया कि पब्लिकली जो इश्यू होता है, शेयर बॉन्ड जो भी कुछ होता है, उसलिए सोच लिया कि पब्लिक रिलेटेड ट्रेडेड होता है। चलिए, अब इसकी हम थोड़ी सी ना डिटेल नॉलेज लेंगे। देखिए, जब आप Okay. ग्रुप में बैठते हैं ना, और वहां पर 100 Yes, sir. लोग बैठे हैं और वो सब पढ़े लिखे हैं, उन पढ़े लिखों के बीच में कभी कभी एक ऐसा टॉपिक अटक जाएगा जिसपे नॉलेज सबको नहीं होगी, और वहां पर कुछ गलत सलत बात चल रही होगी। मान लीजिए एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी का ही टॉपिक निकल आया और वहां पर सब गलत सलत आंसर दे रहे होंगे, लेकिन अगर आपको सही नॉलेज होगी और आप वहां पर सही नॉलेज उनके बीच में लेकर बैठ जाओगे, मैं बताता हूँ, और अगर आपने आंसर दे दिया और उनको समझ में आ गया कि हम 99 लोगों को नहीं पता था और इस एक बंदे को पता है, चाहे वो पढ़े लिखे कितने भी थे, चाहे वो सीए थे, चाहे वो सीएस थे या एमबीए थे, वो नंबर आपका ही लेंगे, फोन नंबर आपसे मांग कर लिया जाएगा, और जो अभी तक आपसे आपका नाम नहीं पूछ रहा था, वो फोन नंबर लेके आपसे स्पेसिफिकली कहेगा सर आपका गुड नेम, और वो सेव करेगा और आपको मिस्ड कॉल करके कहेगा सर प्लीज मेरे नंबर का भी जरा एक बार देखना, सेव कर लेना। तो अगर आपको अपनी रेपुटेशन बनानी है तो उसके लिए नॉलेज बढ़ाएंगे हम इस क्लास में डेली 50-100 पता नहीं कितनी चीजें रोज सीख जाएंगे, और जो स्टूडेंट मुझसे लंबे टाइम से पढ़ रहे हो उन्हें बात पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं कि जो कॉन्सेप्ट में एक बार पढ़ा चुका हूं, आप अपना रिवीजन बिल्कुल नहीं कर आए और कोई भी सही आंसर दे नहीं पाया। वो आपने करना है। प्रतीक जी, आप दे सकते हैं इसका आंसर? सर, ऐसी कंपनी जिसने आईपीओ के माध्यम से पब्लिक से पैसा उठाया है, ये भी गलत और है, ये भी expansion में लगा है। गलत है। तो इसका सही आंसर दे देते हैं। तो हम अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे और उस नॉलेज को याद रखना है। ये नहीं कि मैं 1 महीने बाद पूछूं तो आप ना बता पाए, वो थोड़ा सा गलत है, नहीं बता पाए। तो अब चलिए इसका आंसर देते हैं। व्हाट इज पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी? चलिए पढ़ते हैं इसको। यहां लिखा है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, ये आ गया। कंपनी 2 तरह की ही बन सकती है, या तो वो होगी प्राइवेट कंपनी या वो होगी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है सर? प्राइवेट कंपनी वो 2 से लेके 50 बंदों तक की वो कंपनी होती है। 50 बंदों से ज्यादा वो नहीं रख सकती, इसमें एम्प्लॉयज इंक्लूडेड नहीं है। एम्प्लॉयज को छोड़कर वो टोटल 2 से 50 मेंबर तक रख सकती है। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स की जरूरत पड़ेगी। उसमें डायरेक्टर मिनिमम 1 चाहिए होता है और कैपिटल मिनिमम 1 लाख चाहिए होती है और बन जाती है। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 और अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं उसके अंदर, यानी कि जब भी आपको 50 से ज्यादा मेंबर करने पड़े तो आपको पब्लिक कंपनी, जिसे हम लिमिटेड कंपनी भी बोलते हैं। प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है और पब्लिक कंपनी के आगे खाली लिमिटेड लिखा होता है। उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं और कैपिटल जो होती है उसमें मिनिमम 5 लाख होती है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? अभी मैंने आपको पब्लिकली हेल्ड कंपनी, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी नहीं बताई है, अभी मैंने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी बताई है। इसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज कीजिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक किसी को कोई क्वेरी नहीं है, और मुझे लगता है शायद जो मैंने प्राइवेट और मैम राधा बताइए आपकी क्या क्वेरी है? पब्लिक में कितने है सर? 7 मिनिमम 7 मेंबर्स। हाँ मैम, वो मैं भी दिखाऊंगा आपको स्क्रीन। मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब जितने शेयर उतने मेंबर हो सकते हैं। चलिए, और किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो या तो कंपनी प्राइवेट बनेगी, उसे अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा, या फिर वो कंपनी पब्लिक बनेगी। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए उसे 2 से लेके 50 तक के मेंबर ही हो सकते हैं। डायरेक्टर उसमें मिनिमम 1 और कैपिटल 1 लाख रुपए मिनिमम से शुरू हो जाएगी। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम मेंबर 7 और अनलिमिटेड मेंबर्स तक हो सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 3 डायरेक्टर बनाने पड़ेंगे और कैपिटल रखनी पड़ेगी मिनिमम 5 लाख रुपए की। तो ये 2 बातें समझ में आ गई। अब प्राइवेट कंपनी तो हमेशा नॉन लिस्टेड ही होती है, वो लिस्ट हो ही नहीं सकती। प्राइवेट कंपनियां कभी भी लिस्ट हो ही नहीं सकती। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है सर? जो अपने शेयर पब्लिक को इशू करती है। पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए इसका मतलब ये नहीं उसे आईपीओ लाना पड़ेगा। पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि उसे आईपीओ लाना ही पड़ेगा। अब पब्लिक कंपनी 2 तरह की हो सकती है, या तो वो लिस्टेड है या नहीं है। या तो वो लिस्टेड है
या फिर लिस्टेड नहीं है? तो पहले हम नॉट लिस्टेड की बात करते हैं। अब एक कंपनी को पैसे की जरूरत थी, उसने मार्केट में अपने शेयर इशू कर दिए। अब शेयर इशू करने का तरीका क्या था? उसने पेपर में ऐड निकाल दिया कि मेरी कंपनी गुरुकुल उज्जीवन लिमिटेड के शेयर में 400 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूं, ये मेरा प्रोस्पेक्टस है, ये मेरे पिछले 2 साल के एनुअल रिपोर्ट्स हैं, और मैं इस कंपनी के शेयर, मतलब मैं ये कंपनी अपने शेयर बेचना चाहती हूं। जो भी मेरे शेयर लेना चाहे वो हमारे को ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकता है, फोन नंबर भी दे दिया, और आपको अपना एड्रेस का ऑफिस एड्रेस भी दे दिया। तो जिसको लेना था उसने पोस्ट से कर दिया, अपना ड्राफ्ट बना के भेज दिया, या फिर उसने ईमेल करके अप्लाई कर लिया और पेमेंट ऑनलाइन कर दी, जिस तरीके से भी करनी थी कर दी। तो वो कंपनी भी पब्लिक कंपनी है और पब्लिक ने ही उसके शेयर लिए हैं, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। वो कौन सी थी? अनलिस्टेड। जैसे एनएससी लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। अगर आपको एनएससी कंपनी का शेयर लेना है, मैं एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूं, एनएसई कंपनी का स्टॉक लेना है, शेयर खरीदने, तो खरीद सकते हो, मैं दिलवा दूंगा आपको, क्योंकि वो अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन उसके शेयर पब्लिक ने खरीद रखे हैं। तो वो पब्लिक कंपनी है लेकिन अभी लिस्ट नहीं हुई है, लिस्ट होने जा रही है। अगर आपको कैनरा रेबेको म्यूचुअल फंड के शेयर खरीदने हैं तो वो पब्लिक कंपनी है, आप खरीद सकते हो, लेकिन उसको एनएससी बीएससी पे नहीं खरीदोगे, डायरेक्ट कैनरा रेबेको कंपनी से खरीदोगे, या फिर जिस बंदे ने उसका शेयर खरीद रखा वो आपको बेच देगा। तो हम आपस में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो कंपनियां ये अनलिस्टेड है, हो सकता है आप इनके बारे में भी नहीं जानते हो, लेकिन थोड़े दिनों में लिस्ट हो जाएंगी। बहुत सारी कंपनियां भी नई नई लिस्टेड हुई है, जैसे आईटीसी होटल। अब आईटीसी होटल कोई आज थोड़ी बना है, शेयर तो आपको 1 साल पहले ही मिला, अभी 6 महीने पहले मिला आईटीसी के बदले, लेकिन वो होटल तो 20 साल पुरानी कंपनी है ना आईटीसी होटल, तो उसके शेयर तो ट्रेड हो रहे थे। कैसे हो रहे थे? पब्लिक में ट्रेड हो रहे थे, ऑफलाइन, ऑनलाइन ट्रेड नहीं हो रहे थे। लेकिन आपस में जो हम एक दूसरे को जानते हैं, तो आपके पास अगर शेयर है तो आप मुझे बेच दोगे, मैं पैसे दे दूंगा आपको। तो जब कोई कंपनी का शेयर ऑफलाइन ट्रेड होता है, हम उसे बोलते हैं वो अनलिस्टेड एंटाइटी है, लेकिन वो अनलिस्टेड होने के बाद भी पब्लिक कंपनी है, उसके शेयर पब्लिक में ही ट्रेड हो रहे हैं। अब यहां तक अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ कंफ्यूजन हो, समझ में ना आ रहा हो, तो हैंड रेज करेंगे। जी मैम राधा जी बताइए क्या क्वेरी है? It was raised previously, nothing. It is Whether it is listed or unlisted, it is publicly traded. Hence, we call it as a public traded company. That's all. क्वेरी आपको समझ में आ गई है। चलिए सुदीप जी आपकी क्वेरी है। सर मुझे को पूछना है सर, ये आपने बोला कि ये लिस्टेड नहीं है, पब्लिक कौन से प्लेटफॉर्म से सर ट्रेड करेगी सर? सर कोई प्लेटफॉर्म तो होगा ना? मैं आपको बताता हूँ, प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपको अपना घर बेचना हो तो कौन से प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं सर? वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो ये भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सर। तो मैंने अगर फॉर्मेट क्या होगा सर, मैंने वो मेरे को शेयर कैसे देगा? वो डीमेटलाइज्ड फॉर्म में देगा ना मेटलाइज्ड फॉर्म में देगा ना, कैसे देगा? बताता हूँ सर। अगर उस कंपनी के शेयर डीमेट फॉर्म में है तो आपको डीमेट फॉर्म में देगा। अगर उस कंपनी के शेयर फिजिकल फॉर्म में है तो फिजिकल फॉर्म का भी एक फॉर्म आता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, तो आपको फिजिकली ट्रांसफर करा के देगा। आपने पैसा देना है, उसके शेयर देने हैं, वो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दोगे, रेट फिक्स करोगे और दे दोगे। सर अगर डीमेट थ्रू को दे रहे तो मतलब देयर इज समथिंग विद एनएससी एंड बीएससी, ऐसे हम डीमेट कैसे करेंगे सर? मैं एक कंपनी का नाम बताता हूँ आपको, कैनरा रेबेको लिमिटेड। कैनरा रेबेको लिमिटेड के शेयर्स मेरे पास डीमेट में है। आपको चाहिए, आप मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कीजिए, मैं आपके अकाउंट आपके डीमेट में ट्रांसफर करूंगा, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, थोड़े दिनों में होने वाली है। एनएससी के सर वो ठीक है, एनएसईएल, एनएससी, हाँ वो पता है, वो अभी मार्केट में बहुत चल रहा है। तो एनएसईएल के शेयर मेरे पास हैं, मैं आपके डीमेट में ट्रांसफर करूंगा, आप मुझे पैसे दे देंगे। ये होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको फोन पे बात करूंगा, और इसके लिए जैसे आपके लिए ओएलएक्स होता है ना घर बेचने के लिए, ओएलएक्स है ना घर बेचने के लिए, ऐसे ही अनलिस्टेड शेयर बेचने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। सर वो लीगल है? हाँ लीगल है सर, शेयर बेच रहे हैं, शेयर बेचना तो लीगल है। नहीं लीगल है मतलब ये सेबी रजिस्टर्ड? हाँ सेबी रजिस्टर्ड है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सेंट्रिसिटी का नाम सुना है? नहीं सर। सेंट्रिसिटी है एक। चलिए एनजी वेल्थ का सुना है? हाँ सुना है सर, एनजी वेल्थ एंड सेंट्रिसिटी। सुनते रहिए बस। एनजी वेल्थ करती है काम। मोतीलाल ओसवाल का सुना है ना? हाँ सर। मोतीलाल ओसवाल भी अनलिस्टेड स्पेस में काम करते हैं।
ठीक है, मैं सेंट्रिसिटी का एजेंट हूं खुद। अगर किसी को मान लीजिए कोई लिस्टेड स्पेस का शेयर चाहिए, जैसे एनएससी, कर दूंगा। ठीक है ना, हमारे कांटेक्ट में बंदे रहते हैं जिन्होंने खरीदे हैं, और जब उन्हें बेचना होता है तो हम किसी और को बिकवा देते हैं। जब हम आपको खरीदवाएंगे तब भी कमीशन मिलेगा, जब आपसे किसी और को बिकवाएंगे तो आपसे भी कमीशन लेंगे, उससे भी लेंगे। तो ये काम भी ये म्यूचुअल फंड एडवाइजर ही करता है। आप लोगों ने म्यूचुअल फंड एडवाइजर नॉलेज नहीं है, अर्निंग और कैसे हो सकती है, तो मैंने आज आपको स्रोत और बता दिया। उसके लिए आपको क्या करना है, अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग ब्रोकर है, जैसे मैं एक ब्रोकर हूँ, आप मेरे कॉन्टेक्ट में आ जाइए। आपको अपने किसी क्लाइंट को एनएससी के शेयर दिलाना है, आप मुझसे पूछे सर कितने का, मैं बोलूंगा 1200 रुपए का। अपने क्लाइंट को बोलिए 1220 का है, क्लाइंट 1220 के आपसे मुझे पेमेंट करेगा, 20 रुपए आपको दे दूंगा, 1200 में शेयर दे दूंगा। उसके लिए पूरा एक अकाउंट खुलेगा लीगल तरीके से, बिल्कुल क्लाइंट ने जो पैसा देना है वो एनएससी के थ्रू जाएगा, बिल्कुल सेफ तरीके से जाएगा, और शेयर उसके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। हमारी कमीशन के लिए एक अकाउंट खुलेगा, वो आपकी कमीशन आपके अकाउंट में जाएगी, मेरी कमीशन मेरे अकाउंट में आ जाएगी। कैसे होता है उसके लिए आप सेपरेट, आप मेरे को कॉल पे बात कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया है कि अनलिस्टेड स्पेस में शेयर ट्रेड होते हैं। अब हम अपनी कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, म्यूट रखेंगे अपने आप को। हाँ, तो मैंने बताया कंपनी, जो पब्लिक कंपनी, देखो जो प्राइवेट कंपनी है वो तो लिस्टेड हो ही नहीं सकती। प्राइवेट कंपनी में तो मैक्सिमम 50 बंदे हो सकते हैं और वो आपस में ही शेयर एक दूसरे को बेच सकते हैं, तो ये तो ज्यादातर फिजिकली होते हैं, ये डीमेट भी नहीं करवाते अपने आप को। 50 ही तो बंदे हैं, 50 शेयर के वो डीमेट फॉर्म पे, वो 50 शेयर बना लिए फिजिकल, और बस वो अपने घर पे रख लिए छुपा के, बस संभाल के रखो। तो ये छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, इसमें ज्यादातर 2 या 3 शेयर होल्डर होते हैं, उसमें क्या डीमेट करना। तो ज्यादातर फिजिकल फॉर्म में होते हैं इनके शेयर प्राइवेट कंपनी के। फिर दूसरी कंपनी होती है पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी दो तरीके की हो सकती है, या तो वो लिस्टेड होगी या वो लिस्टेड नहीं होगी। अगर वो लिस्टेड नहीं है तो भी उसके शेयर पब्लिक की खरीद रही है, और अगर वो लिस्ट हो गई तो लिस्ट होने के लिए पहले उसे आईपीओ लाना पड़ेगा। आईपीओ लाएगा वो एनएससी बीएससी पर, फिर उसके शेयर प्राइमरी मार्केट में ट्रेड होंगे। जो आईपीओ लाते हैं उसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, और जब आईपीओ लाने के बाद वो शेयर ट्रेड होते हैं एनएससी बीएससी पर, उसे सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, प्राइवेट लिमिटेड क्या है, पब्लिक लिमिटेड क्या है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया प्राइमरी मार्केट क्या है। जो आईपीओ आता है उसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, उसमें पैसा सीधा कंपनी को मिल जाता है या फिर बेचने वाले को मिलता है। और जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें आप और हम आपस में बेच रहे हैं, उससे कंपनी को ना कुछ मिलता है ना उसके यहां से कुछ जाता है। आपके पास शेयर था 100 रुपए का लिया था, आपने मुझे 150 में बेच दिया, थोड़े दिनों बाद मैंने 150 में खरीद लिया, तो 150 आपके अकाउंट में चले गए, मेरे अकाउंट में शेयर आ गए, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के पास ना कुछ आया ना कुछ गया, हम आपस में ट्रेड करते हैं। जो सुबह से शाम तक हम लोग ट्रेड करते हैं एनएससी बीएससी पे, उससे कंपनी को ना कुछ मिलता है ना उसके पास से कुछ जाता है। शेयर 10% गिर जाए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर 50% भाग जाए तो भी कंपनी को कुछ मिलेगा नहीं। वो शेयर्स की रेट तो आपके और मेरे शेयर्स के रेट बढ़ रहे हैं, कंपनी तो अपना बिजनेस अलग कर रही है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी तो हैंड रेस करेंगे, वरना हम आगे बढ़ेंगे। जी सुदीप जी बोलिए। सर स्क्रीन शेयर कीजिए एक बार सर। स्क्रीन शेयर है सर। आपने क्वेश्चन क्या पूछा था सर? मैंने अभी क्वेश्चन पे आया नहीं, क्वेश्चन ये था व्हाट इज द पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। ठीक है सर, म्यूट करेंगे। हमने आपको ये बता दिया व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी दो, म्यूट करेंगे प्लीज। तो हमने आपको बताया व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इट मे बी लिस्टेड, और इट मे बी नॉट लिस्टेड। इफ इट इज नॉट लिस्टेड इट विल बी ट्रेडेड पब्लिकली प्राइवेटली, इट विल बी ट्रेडेड पब्लिकली प्राइवेटली। समझ में आया? वो ट्रेडिंग तो उसकी पब्लिकली हो रही है, पब्लिक में ही हो रही है, लेकिन कर रहे हैं वो प्राइवेटली। इफ इट इज लिस्टेड इट विल ट्रेडेड पब्लिकली ऑनलाइन। अगर ये कंपनी लिस्टेड है तो ये ट्रेड करेगी पब्लिक ही से, लेकिन करेगी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। और अगर ये नॉट लिस्टेड है तो करेगी तो पब्लिक ही ट्रेड ही से, लेकिन करेगी प्राइवेटली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। अब यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो हैंड रेस करिए, वरना मैं अगला टॉपिक वही बताने जा रहा हूं जो क्वेश्चन पूछा था। नए स्टूडेंट से मैं पूछ रहा हूं, केतन जी, शिशु रंजन जी, और जो हमारे तीसरे स्टूडेंट है, ये बताइए अभी तक क्लास में मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हैं? अनम्यूट करके बताइए। मजा आ रहा है सर। नए स्टूडेंट शिशु जी, जी सर, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, बोर तो नहीं लग रही? नो सर। और हमारे साथ एक दो स्टूडेंट, गणेश जी, जी सर, मजा आ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अभी जो स्टार्टिंग की 3 क्लासेस होंगी वो बिल्कुल बेसिक क्लासेस है, उसमें मजा नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 4th क्लास से इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि 1-2 क्लास तो मेरी रात के 2-2 बजे तक भी चली है, और स्टूडेंट कहते थे सर आज नहीं सोएंगे, आप पढ़ाते रहिए। और ऐसा मजा कब आना शुरू होगा? जब बैच आधा हो जाएगा। मैं लिख कर दे सकता हूं, रात के 2 बजे भी आप में से एक बंदा ये नहीं कहेगा सर नींद आ रही है, कल को कर लेंगे। आप कहेंगे सर इतना मजा आ रहा है, नींद का तो मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज ही सारा कोर्स खत्म कर लो। ऐसा मजा आएगा आपको इस क्लास में, लेकिन शुरू की 3, 4, 5 क्लास के बाद आना शुरू होगा, क्योंकि स्टार्टिंग की 3 क्लास में इक्विटी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। अभी मैं पढ़ा रहा हूं NISM 15 या बेसिक पढ़ा रहा हूं, व्हाट इज पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, ये पढ़ा रहा हूं। इसमें डेरिवेटिव तो आया ही नहीं है, अभी डेरिवेटिव आएगा 3-4 क्लास के बाद, वो है। ये जो मैं आज पढ़ाऊंगा अगले 3 दिन पढ़ाऊंगा, ये कोर्स में नहीं है, लेकिन इसकी ना समझ नहीं आएगा। तो चलिए, पब्लिकली कंपनी 2 तरह की होती है, या तो लिस्टेड या अनलिस्टेड। लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, है तो पब्लिक कंपनी ना, ट्रेड तो से पब्लिक ही कर रही है ना, तो ये वाली कंपनी को ही बोलते हैं पब्लिकली ट्रेडेड या फिर पब्लिकली हेल्ड कंपनी। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज, इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज पब्लिकली हेल्ड कंपनी या पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, तो शायद आप उसका आंसर आराम से दे देंगे। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछता हूं, शिशु रंजन जी बताएंगे सर व्हाट इज ली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, व्हाट इज पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, अनम्यूट करके बताइए। जी सर बताइए। सर इसको बेसिकली 2 भाग में बांटा गया है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसके में सर जो मेंबर रहेंगे प्राइवेट कंपनी में 2 रहेंगे सर, मिनिमम मैक्सिमम 50 रहेंगे। बहुत बढ़िया। पब्लिक कंपनी में सर अनलिमिटेड रहता है, मिनिमम 7 है और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। वेरी गुड। जो सर इसमें डायरेक्टर सर जो प्राइवेट कंपनी में 1 रहेंगे और पब्लिक कंपनी में 3 रहेंगे डायरेक्टर मिनिमम। मैक्सिमम कितने? और सर कैपिटल से जो रिक्वायरमेंट है प्राइवेट कंपनी में 1 लाख और पब्लिक कंपनी में 5 लाख। वेरी गुड। तो पब्लिकली हेल्ड कंपनी कौन सी हुई इन दोनों में से? सर जो जिसमें जो आपका लिस्टेड और अनलिस्टेड जो ट्रेडिंग हो रहा है, जिसमें वो कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी है उसी को पब्लिकली हेल्ड कंपनी बोलते हैं। वो लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसे पब्लिकली हेल्ड कंपनी कहते हैं। यहाँ पर अब समझ में आ गया सबको अच्छे से? जी सर। जी सर, गणेश जी आप बोलिए, क्या क्वेरी है? सर जो प्राइवेट लिमिटेड है वो तो वो पब्लिक नहीं होता है। नहीं, प्राइवेट कंपनी तो पब्लिकली हेल्ड है ही नहीं, वो तो प्राइवेट कंपनी है। और जो पार्टनरशिप में है सर? पार्टनरशिप तो कंपनी ही नहीं है, वो तो पार्टनरशिप फर्म है, वो तो कंपनी है ही नहीं। तो सही है सर, ठीक। चलिए, एक कंसेप्ट जब गणेश जी का आ गया है तो एक क्वेरी आ गई है इस तरह की, मुझे कुछ और सिखाना पड़ेगा। पा जाते हैं। अभी सर ने कहा सर, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, अगले पॉइंट पे जाते हैं। सर लीगल एंटिटी की मैं बता देता हूं। बिजनेस करने के लिए आपका लीगल एंटिटी बनाना बोलते हैं, लीगल एंटिटी। सर ये क्या हो सकती है वो देख लीजिए। पहला होता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब सर लाला जी की दुकान, मैंने दुकान खोलने का मन किया, मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। प्रोप्राइटरशिप का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मैंने एक शॉप खोल ली, शॉप का नाम अपनी तरफ से रख लिया गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, और गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी का बोर्ड लगाकर काम करना शुरू कर दिया। मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो मेरे नाम से होगा उसका सारा काम। अब उसका जो पैन कार्ड है वो मेरे वाला पैन कार्ड चलेगा, शिवम गुप्ता के नाम का, शिवम गुप्ता के नाम का प्रोप्राइटर का पैन कार्ड चलेगा, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट मेरे चलेंगे। तो प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और वो इंडिविजुअल बंदे के नाम पे होती है, और जो उसका ऑनर भी होता है उसी के सारे पेपर उसके मान ले जाते हैं। अब अगर लोन लेना होगा तो गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी के नाम पे, लेकिन पेपर लगेंगे शिवम गुप्ता के। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट किसकी लगेगी? शिवम गुप्ता की। तो हम उसे बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। अगली बिजनेस एंटिटी होती है पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 बंदों की पार्टनरशिप हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर बैंकिंग बिजनेस है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, अगर आपका बैंकिंग बिजनेस है तो 2 से 20 और 2 से 10 के बीच में आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, 20 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। मैंने उल्टा बोल दिया, 0 से लेके 10 तक हो सकते हैं बैंकिंग के केस में, आप कर सकते हो। म्यूट रखेंगे सब अपने आप को, जब क्वेरी होगी तो आप हैंड रेज करेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 बंदे हो सकते हैं, बैंकिंग के केस में 20 हो सकते हैं, तो उसे पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। वो कंपनी नहीं है, वो अपना नाम कंपनी रख लेती है, वो एक अलग बात है। गुप्ता एंड कंपनी लिमिटेड तो नहीं लगाया ना उसने अपने नाम में, तो कंपनी नहीं है वो पार्टनरशिप फर्म है। तो जहां तक मुझे लगता है आपकी जो क्वेरी थी सर कि पार्टनरशिप फर्म कौन सी कंपनी है, वो कंपनी है ही नहीं। पार्टनरशिप फर्म एक पार्टनरशिप फर्म है, नाम में भले उसके कंपनी आ रहा हो, है ना। ऐसे तो हो सकता है ना गली का कुत्ता अपना नाम बुलडॉग रख ले, लेकिन वो बुलडॉग बनेगा नहीं। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म बहुत सारे बंदे धोखा देने के लिए या उनको खुद को नॉलेज नहीं, अपनी कंपनी का नाम रख लेते हैं गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, और लोगों को लगता है ये कंपनी है। अरे वो कंपनी नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म है। और पार्टनरशिप फर्म के साथ बिजनेस करना इतना रिलायबल नहीं होता जितना कंपनी के साथ होता है। तो इसलिए वो जानबूझ के अपने नाम के आगे कंपनी लगाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हर बंदा जो अपने नाम के आगे कंपनी लगा रहा है फ्रॉड ही कर रहा है, फ्रॉड नहीं कर रहा है। लेकिन आपने इस चीज को समझ लेना है कि मैं गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड नहीं लगाया है तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म है। और अगर नाम है गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड तो फिर वो कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, कंपनीज एक्ट। जी सुदीप जी आपकी क्वेरी थी, बोलिए। सब हो गया, आपने बोल दिया सर। मैं समझ लेता हूँ आप क्या बोलने वाले हैं, सब मैं पहले ही बता देता हूँ इसलिए। चलिए बहुत बढ़िया, किसी की कोई क्वेरी यहाँ तक नहीं है, अभी और बताना जरूरी है। और देखिए सर, या तो आप प्रोप्राइटरशिप बना सकते हो या फिर आप पार्टनरशिप बना सकते हो। अगर आपको 20 बंदों से ज्यादा से बिजनेस करना है तो आपको बनानी पड़ेगी कंपनी। कंपनी 2 तरह की हो सकती है, प्राइवेट या फिर पब्लिक, ये आपको मैं बता चुका हूं। इसके अलावा आप ट्रस्ट बना सकते हो, एनजीओ बना सकते हो, और भी बहुत से होंगे, सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो। कंपनी में प्राइवेट, पब्लिक और एक और आ गई है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, मतलब प्रोप्राइटरशिप के लिए निकली है कंपनी का प्रारूप कि अगर एक बंदे ने भी अपनी कंपनी बना ली जो मिनिमम 2 से बनती थी, अब 1 बन सकती है। 1 पर्सन कंपनी का क्या होता है सर, एक ही बंदा अपनी कंपनी बना लेगा और वो कंपनी की तरह काम कर पाएगा, तो उसे बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। और अगर पार्टनरशिप वाला बंदा भी कंपनी बनाना चाहेगा तो उसके लिए बन जाएगी एलएलपी, लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप मतलब 2 तरह की हो सकती है, एक तो नॉर्मल पार्टनरशिप और एक एलएलपी। का फायदा ये होता है कि वो लिमिटेड लायबिलिटी है उसमें। अभी लिमिटेड लायबिलिटी क्या होते हैं ये कंसेप्ट मैं भी आपको बताऊंगा। यहां तक किसी को कोई क्वेरी नहीं है, मिटा दूं उसे, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज कंपनी। सर लास्ट वाला दिखाई दे सर, एनजीओ के नीचे क्या लिखा सर? लास्ट वाला, ओके, ये लीजिए। अब ये एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बताऊंगा क्या है, ये अगला कंसेप्ट है, मैं अभी इसे इरेज करके बताऊंगा। एनजीओ नीचे क्या लिखा था? एनजीओ नीचे ये आपको एनजीओ व्हाट इज दैट? एनजीओ के नीचे, इसके नीचे एनजीओ के नीचे सर, एनजीओ के पास सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी भी एनजीओ होती है। एनजीओ तो आपकी सिंपल फर्म बनेगी और ये कंपनीज एक्ट के अंदर बनती है। सेक्शन 8 कंपनी होती, ये भी एनजीओ है, सेक्शन 8 कंपनी। इसको इरेज कर रहा हूं और अब अगली चीज आपको बताने जा रहा हूं, ओपीसी और एलएलपी से क्या फायदे हैं। बहुत बड़ा फायदा है, देखते हैं किसकी कितनी नॉलेज है। अभी मुझे लग रहा था कि पहली क्लास में आप बुक बोर हो जाओगे, लेकिन आपको तो पहली क्लास में इतना मजा आने वाला है। देखो अभी नया कंसेप्ट निकल कर आ गया। ये सब कोर्स में नहीं है जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं सबको पता है सर जितना कोर्स में होता है उससे 4 गुना तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा ही देता हूँ हर बार। वो जो एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा वही आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। जो कोर्स में है वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, जो कोर्स में नहीं है वो भी पढ़ाएंगे। ऐसे ये सब कोर्स में नहीं है। चलिए अब एक बार चेक करते हैं किस किस को एलएलपी और ओपीसी की नॉलेज थोड़ी बहुत है। हैंड रेज करेंगे जिसको पता है। एलएलपी और ओपीसी क्या है थोड़ा बहुत पता हो तो हैंड रेज करेंगे, वरना मैं तो बताऊंगा ही। गलत हो सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत हो जाओगे कोई बात नहीं। जी नुरानी जी आप बताइए।
सर LLP और प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, तो LLP में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कम होता है, वो सिमिलर टू प्राइवेट लिमिटेड होता है, पर उसमें रिस्ट्रिक्शन मतलब फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है प्राइवेट लिमिटेड में। तो LLP में थोड़ा सा उनको कम होती है लिमिटेशन, एक टैक्सेशन के हिसाब से देख लीजिए, और फॉर्मेलिटी जो भी है TDS TCS जो भी गवर्नमेंट जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बेनिफिट होता है LLP में ज्यादा। और OPC तो 1 पर्सन कंपनी है, और इसमें कंपलसरी है कि एक नॉमिनी कंपलसरी होना चाहिए, ये और मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड जैसे काम कर सकता है OPC। ओके, बहुत कुछ सही बताया आपने, गलत कुछ भी नहीं था इसके अंदर। एक छोटी सी बात गलत थी बस, आपने कहा कि टैक्सेशन बेनिफिट होता है कंपनी और LLP में। LLP और कंपनी का टैक्सेशन सेम है, कोई बेनिफिट नहीं है, बाकी सब कुछ आपने सही बताया है, ठीक है। जो नूरानी मैम ने बताया, इसके अलावा कुछ राधा जी आप बता पाए तो एक बार बताइए। No, sir. Madam, she क्लियर सब? here the liability of the owners is a little bit less. That is what the main point. नहीं, And, I don't know about the capital. I don't know about the capital. अब मैं आपको इतनी बढ़िया बात बताने वाला हूँ ना, आप कहेंगे Yes, sir. हम कहाँ जी रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं है। अभी आपको देखो Yes. OPC और नूरानी जी आपको भी देखो, मैं आपको बहुत नॉलेज है, नूरानी जी की नॉलेज के लिए मैं क्लैपिंग करूंगा अपनी तरफ से, लेकिन उनकी नॉलेज इतनी ज्यादा और वो प्रैक्टिकली वर्क करती है इसलिए वो इतना जवाब दे पाई हैं। लेकिन इतने के बाद भी आपको ना कंसेप्ट का क्लैरिटी नहीं है, व्हाट इज द OPC, व्हाट इज द LLP। अब आपको आज इतनी बढ़िया क्लैरिटी होने वाली है कि अपने कुलीग से जाके बात करेंगे ना तो आपके कुलीग भी कहेंगे भाई मजा आ गया इतनी नॉलेज सुनने का। तो चलिए अब आज आपको बताते हैं व्हाट इज द OPC एंड व्हाट इज द LLP और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फॉर्मिंग डैम, है ना, उनको फॉर्म करने का, उनको बनाने का क्या बेनिफिट है। तो जरा ध्यान से समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। पहले आ जाते हैं सर OPC क्या है। 1 पर्सन कंपनी। पहले कंपनी में और इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं, इस OPC की बात करेंगे बाद में। देखिए एक तरफ मैंने लिख दिया इंडिविजुअल, एक तरफ लिख दिया मैंने कंपनी। अब कंपनी प्राइवेट और पब्लिक उससे छोड़ो, हम सिर्फ कंपनी की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल में एक ही मेंबर होता है, खुद एक प्रोप्राइटर। कंपनी में अनलिमिटेड हो सकते हैं। अब क्योंकि इसमें एक ही मेंबर होता है तो शॉर्ट कैपिटल होती है, एक ही बंदे को सारा पैसा लगाना है। कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर है, 100 रुपए भी सब लगाएंगे तो अरबों खरबों इकट्ठे हो जाएंगे। लार्ज कैपिटल, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई क्वेरी होगी। सबको पता है ना कंपनी में पैसा कैसे होता है, बहुत सारे उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं और वो पैसा कंपनी को मिल जाता है, फिर वो कंपनी उस पैसे से काम करती है, तो लार्ज कैपिटल इकट्ठी हो जाती है एकदम से। यहां तक किसी की कोई क्वेरी नहीं होगी जहां तक मुझे लग रहा है। अगर कोई है तो हैंड रेज कीजिए। बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो बहुत ही बढ़िया। अगले पॉइंट पे आ रहे हो, हर एक पॉइंट पे अगर कोई क्वेरी हो उसी टाइम पूछ लेना, क्योंकि कंसेप्ट ऐसा है कि अगर एक पॉइंट समझ में आएगा तो अगला भी नहीं आएगा। ध्यान से, अगला आ गया अगर सर आपको प्रॉफिट हुआ तो सारा का सारा प्रॉफिट किसे मिलेगा, एक ही मेंबर को, है ना। प्रॉफिट अनलिमिटेड, और यहां पर भी तो प्रॉफिट अनलिमिटेड ही है, जितना भी प्रॉफिट होगा सबको मिल जाएगा भाई। जिस जहां पर तुमने सारा पैसा तुमने लगाया था इसलिए सारा तुम्हें मिल रहा था, यहां पर जितना हिस्सा तुमने लगाया उतना मिल जाएगा। मान लो वहां पर तुमने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए तुम्हारे एक ही बंदे के, और यहां पर तुमने 1 करोड़ कमा लिए और 1 लाख बंदे थे तो डिवाइड बाई 1 लाख करने के बाद 100 रुपए आ जाएंगे तुम्हारे हिस्से में, और अगर ज्यादा कमा ले तो ज्यादा आ जाएंगे। मतलब जो भी हिस्सा होगा यहाँ पर, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड ही है, मिलेगा हिस्से के हिसाब से। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना मैं फिर आगे बढ़ता हूँ अगले पॉइंट पे। हैंड रेज। प्राइवेट में प्रॉफिट इज अनलिमिटेड नो सर, सब में प्रॉफिट अनलिमिटेड। प्रॉफिट जितना भी होगा वो डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर से, एक शेयर होल्डर को कितना मिलना है पता लग जाएगा। ओके, वो तो है तो अनलिमिटेड ही ना, जितना भी प्रॉफिट होगा सब आपका ही है।
कोई और थोड़ी ले जाएगा। बस ये कि यहां पर बटेगा, वहां पर एक ही बंदा है तो एक ही रहेगा। अगला पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला पॉइंट है लॉस अनलिमिटेड। अच्छा एक बात बताओ, और यहां पर है लॉस लिमिटेड। एक बात बताइए, अब एक बंदे ने 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू करा, उसने क्या खोल ली? दुकान खोली। अब उसने 10 लाख में ग्राहकों को माल बेच दिया, 10 लाख मार्केट से उधार ले लिया, उसकी दुकान में टोटल मिलाकर 20 लाख रुपए का माल हो गया, और वो 20 लाख उसने उधार बेच दिया मार्केट में, और वो मर गया उसका। बेड डेट्स, जब पैसा मर जाता है तो उसे बोला जाता है बेड डेट्स। दुबत ऋण, अशोध्य ऋण, बेड डेट्स। आप मुझे बताइए, अब जो उसने 10 लाख तो उसने अपने लगाए थे, 10 लाख मार्केट का उधार लिया था, और वो 20 लाख रुपए का माल मार्केट में उधार बेच दिया, और वो पैसे उससे नहीं आ पाए, वो पैसे उसके नहीं आ पाए। तो अब मुझे बताओ, जो मार्केट के 10 लाख है वो कैसे देगा? कोई भी बताइए। वो तो बराबर जब प्रॉफिट में था तो लास्ट में भी बराबर हिस्सा होगा जी, अपनी जेब से देगा। अपनी जेब से बिल्कुल। एसेट अपना जो भी होगा वो बेच के, कुछ भी हो। अब उसको क्या करना पड़ेगा? अपने घर बेचने पड़ेंगे, अपनी बीवी के जेवर बेचने पड़ेंगे, कुछ भी करके कहीं से भी लाके देगा। अच्छा सोचिए, अगर उसके पास घर भी ना हो, घर में जेवर भी ना हो, उसके पास पैसा ना हो तो क्या होगा? अगर उसके पास घर हो ही ना किराए का हो, बीवी के जेवर पहले ही बेच चुका हो, कपड़े भी बेचारा मांग तांग के पहनता फटे पुराने, तो कैसे देगा 10 लाख? फिर लोग आके उसे बजाएंगे घर में, फिर उसके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे, पैसे नहीं दे पाएगा, पुलिस वाले उसे बचा तो लेंगे, लेकिन फिर उसका दिवालिया निकलेगा, दिवाला निकलेगा जिसे हम बोलते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाएगा वो। तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगी कि इसकी सारी एसेट्स को हमने बेच दिया, इसके पास कुछ नहीं है और ये आपके पैसे नहीं दे पा रहा है, तो आप इसे कृपया परेशान ना करें, और उसे 3 साल के लिए जेल में डाल देगी। 3 साल बाद वो जेल से छूट के आएगा, फिर आप उससे पैसे नहीं मांग सकते और अपनी जिंदगी जी सकता है। इसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, दिवालिया, है ना? इसी को बोलते हैं दिवाला निकालना। तो पहले लोगों ने बजाया, फिर उसके पास छोटी मोटे जेवर, उसके घर में अटैची पटैची कपड़े लत्ते जो भी थे वो सब बिक जाएंगे। वो बिकने के बाद जितने पैसे दिए जाएंगे क्रेडिटर को दिए जाएंगे, बाकी सब छोड़ देगा वो, और कोर्ट ऑर्डर कर देगी अब तुम इसे परेशान नहीं कर सकते, और 3 साल की सजा देगी। 3 साल तक वो जेल काटेगा, वहां पत्थर तोड़ेगा, पत्थर तोड़ने के बाद 3 साल बाद वापस आ जाएगा, जो मर्जी करे। और जो एक बार इंसॉल्वेंट हो जाता है उसे जिंदगी भर फिर लोन नहीं मिलता बैंक से, ठीक है ना उसका, क्योंकि सिविल खराब हो जाता है, उसे लोन भी नहीं मिलेगा, और जब इसका दिवाला निकल जाएगा उसे तो कोई उधार देगा ही नहीं। तो ये तो हुआ अपने प्रोप्राइटरशिप के केस में कि लॉस अनलिमिटेड है। अगर आपको बिजनेस में लॉस हो गया तो आपका घर भी बिक जाएगा। आपका अगर आपके पिताजी के पास कोई घर है और वो उनकी डेथ हो गई और आपके नाम पर आ गया तो वो भी बिक जाएगा। आपके नाम पे जो कुछ भी कैसे भी आ सकता है, जो अटैच कर सकेंगे कर देंगे। आपने एफडी कराई थी, आपने पेंशन आ रही थी, आपके पेंशन प्लान था, सब बिक जाएगा। अनलिमिटेड लॉस है, जितना भी लॉस आप करोगे आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी प्रोप्राइटर ने 1% कंपनी बना ली, ओपीसी बना ली, कंपनी रजिस्टर्ड कर ली, तो क्या होगा अब वो देखते हैं। अब उसी प्रोप्राइटर ने क्या करा, कंपनी बना ली, ओपीसी 1% कंपनी बना ली। 1% कंपनी बना के 10 लाख रुपए लगा के कंपनी बनाई और 10 लाख रुपए का मार्केट से उधार उठाया, 20 लाख रुपए उसके पास हो गए। वो 20 लाख रुपए का माल उसने मार्केट में बेच दिया उधार, और उधार बेचने पर उसके पैसे डूब गए। तो अब क्या होगा, अब लोग उसके पास पैसे मांगने आएंगे और वो पैसे मांगने पर कहेगा भैया मेरा पैसा तो मार्केट में है और मार्केट से पैसा आ नहीं पा रहा है। तो वो सरकार को बताएगा सर देखो मैंने ऐसे ऐसे करके बिजनेस किया था कंपनी बना के और मेरा पैसा मार्केट में और वो दे नहीं रहे हैं। तो उस केस में सरकार एक ऑर्डर पास करेगी कि इसकी कंपनी को लॉस हो गया है, कंपनी का दिवाला निकलेगा, मेरा नहीं निकलेगा। शिवम गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी का मैं कोई सुन लेगा ना घर में, वाइफ वगैरह कहेगी ये ले अपना ही नाम ले रहे हैं, तो नाम बदलो, ए लिमिटेड। तो एक मिस्टर ए थे, उन्होंने कंपनी बनाई ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड ने 10 लाख अपने लगाए, 10 लाख मार्केट के लगाए, 20 लाख रुपए का माल मार्केट में बेच दिया और वो 20 लाख नहीं आ पाए किसी भी वजह से, मतलब खत्म हो गए। अब उस कंपनी को 20 लाख रुपए का लॉस हो गया। चलो 10 लाख तो कंपनी ने अपने लगाए थे, खत्म हो गए, और जो 10 लाख मार्केट के लगाए वो सिर फाड़ रहे हैं आके। उस केस में आप सीधे कोर्ट में जाओगे अपने आप,
कोर्ट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओगे जैसे विजय माल्या ने दिखाई थी, और कोर्ट देखकर कहेगी, कोर्ट वो स्टेटमेंट देखकर बोलेगी भैया इस कंपनी के पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है, दे ही नहीं सकती, कंपनी का दिवाला निकल जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, सिविल भी कंपनी का खराब होगा, उसका पैन कार्ड अलग होता है, मिस्टर ए का पैन कार्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिस्टर ए फ्रीली घूम पाएंगे, उन्हें कोई कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि वहां पर मिस्टर ए की लायबिलिटी लिमिटेड थी। कितने तक लिमिटेड थी? जितना पैसा उसने कंपनी में लगा दिया वो पैसा तो जा सकता है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई टच भी नहीं कर सकता। कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, इसीलिए इंडिविजुअल पर्सन को भी कहा गया बेटे इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में काम नहीं करना है, वन पर्सन कंपनी में काम करना है। एग्जाम्पल, सर मुझे तो किसी के पैसे मारने ही नहीं है, एक बंदा बोलता है मैं क्यों बनाऊं ओपीसी, मुझे किसी के पैसे मारने ही नहीं है, मैं तो प्रोप्राइटरशिप में ही काम करूंगा। अब एग्जाम्पल लीजिए, राम प्रसाद जी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है जी, एग्जाम्पल बढ़िया है, टेंशन मत लो, आपके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। राम प्रसाद जी ने, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ म्यूट करेंगे, म्यूट। हाँ अब राम प्रसाद जी ने एक दुकान खोली, एक ऑफिस बनाया। ऑफिस क्या था सर? मैं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला 50 लाख में, तो गवर्नमेंट से 50 लाख में कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर लेबर पकड़े, उनके वो काम करवा दिए, 20-30 लाख लगे और गवर्नमेंट से 50 लाख आ गए, 20 लाख का प्रॉफिट। बढ़िया काम कर रहे थे। इन्होंने कहा भैया देखो मैं तो गवर्नमेंट से काम करता हूँ, वो पैसे कभी मारेगी नहीं तो मेरे को कभी नुकसान होगा नहीं, तो मैं तो प्रोप्राइटरशिप में ही काम करूँ। प्रोप्राइटरशिप में नूरानी जी ने बताया था टैक्सेशन कम है और कंपनी पे थोड़ा ज्यादा है, कंपनी में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी है और कंपनी में 100 तरह के पेपर भी बनाने पड़ते हैं, डायरेक्टर भी रखना पड़ता है, मीटिंग भी करनी पड़ती है, साल में एक बार डिविडेंड भी डिक्लेयर करना पड़ता है, 100 तरह की टेंशन है। और प्रोप्राइटरशिप में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, चाहे रिटर्न भी ना भरो लास्ट में साल के एंड में। हाँ, तो रमेश प्रसाद जी ने नूरानी जी की बात मान के प्रोप्राइटरशिप में जो है अपना काम शुरू कर दिया। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे और शिवम गुप्ता जी ने बहुत समझाया उन्हें, सर जी ओपीसी बना लो, मैं बनवा दूंगा, 50,000 रुपये मुझे दो, मैं बनवा देता हूँ। तो रमेश जी ने आंसर दिया, अरे गुप्ता जी आप अपना ही फायदा देखते रहते हो, मैंने एक जगह पूछा था ओपीसी 8,000 रुपये में बन जाती है, आप 50,000 मांग रहे हो। तो गुप्ता जी ने कहा चलो सर 8,000 में बनवा लो, 8,000 में ही बना दूंगा। अरे मैं 8,000 भी क्यों खर्च करूं, मेरे पास नूरानी जी है ना। नूरानी जी ने कहा है प्रोप्राइटरशिप में काम करेंगे, टैक्सेशन भी कम लगेगा और टेंशनें भी कम होंगी, और जब मुझे किसी का पैसा मारना ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं। नूरानी जी की बात बिल्कुल ठीक है, मैंने बहुत समझाया, मगर नूरानी जी की बात बिल्कुल ठीक है, प्रोप्राइटरशिप में टैक्सेशन भी कम है, स्लैब रेट से लगेगा, कंपनी में सीधा फिक्स चार्ज लग जाएगा, 30% 25% का टैक्स लग जाएगा, उसमें 100 तरह के कागज भी बनाने पड़ेंगे, ऑडिटर भी रखना पड़ेगा, डायरेक्टर भी रखना पड़ेगा, प्रोप्राइटरशिप में कुछ भी रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ओपीसी बनाओ, और इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे, 5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट लिए, एक साल में 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 3 करोड़ का खर्चा हुआ, 2 करोड़ का प्रॉफिट था, वर्ल्ड टूर करके आए। फिर अगले साल 25 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट लिए, 25 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में 10 करोड़ कमाए, मजे आ गए। राम प्रसाद जी जो है ना मजा ले रहे थे अपनी लाइफ का, लेकिन शिवम गुप्ता जी को कौन याद करेगा, 10-20 करोड़ कमाने वाला आदमी गुप्ता जी को कौन याद रखेगा। फिर 15-20 साल बाद क्या हुआ, इनके कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने टावर लगाया था गवर्नमेंट का बहुत बड़ा, वो 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने बहुत सारे टावर लगाए थे, 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में 40 करोड़ बचाए थे इन्होंने, 60 करोड़ का खर्चा हुआ था, और बहुत ईमानदारी से बिल्कुल मजबूती के साथ टावर लगाए। लेकिन क्या हुआ, वो टावर गिर गया, और गिरा किसके ऊपर भैया, एक गर्ल्स हॉस्टल था उसके ऊपर गिर गया, 40-50 बच्चियां बेचारी जलकर मर गई। अब 50 बच्चियों के जो माँ बाप थे उन्होंने कर दिया केस इनकी कंपनी पे, किस पे, राम प्रसाद एंड कंपनी पे, जो कि कंपनी थी ही नहीं, वो तो प्रोप्राइटरशिप थी। इतना समझाया था कंपनी बना लो, कंपनी बना लो, प्रोप्राइटरशिप पे केस हो गया। इधर से गवर्नमेंट ने भी केस कर दिया, भैया तुमने हमारे टावर लगाए वो गिर गए, 100 करोड़ वापिस करो। अब गवर्नमेंट के 100 करोड़ वापस करो, चलो कर देंगे, और जो 40 बच्चियां जल गई, सरकार ने ऑर्डर कर दिया केस करके, भैया बच्चों की जान गई है, इन्हें मुआवजा दे दो 1-1 करोड़ रुपया, तो 40 करोड़ वो भी दिए। अब 100 करोड़ का काम करके कमाए थे 40 करोड़, चले गए 140 करोड़। अब ये जो 100 करोड़ थे ना, वो जो वर्ल्ड टूर गए थे ना, सब याद आ रहे थे फिर, क्योंकि घर भी बिकेगा, ज्वेलरी भी बिकेगी, सब कुछ जाएगा, क्योंकि आप कौन हो, प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में आपका रिस्क क्या था, अनलिमिटेड, जितना भी लॉस होगा आपके सिर पे। लेकिन अगर आपने मेरे कहने पे 8,000 रुपए खर्च कर लिए होते और ओपीसी बना ली होती, तो आज आप क्या कहते, सर मैंने अपनी ओपीसी में लगाए हैं सिर्फ 1 लाख रुपया, ये लो 1 लाख रुपया ले लो, अब चाहे इससे गवर्नमेंट ले ले पैसा, चाहे इसमें से पैसा जो है उन 40 बच्चों को दे दो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, और आप दोबारा निकल जाते हैं वर्ल्ड टूर पे घूमने, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। तो नूरानी जी क्लियर हुआ ओपीसी और इंडिविजुअल का डिफरेंस।
यस सर, बिल्कुल क्लियर हुआ सर, बहुत ही बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। अब एक अगले पे आ जाते हैं, एलएलपी पे। यहां तक किसी की कोई क्वेरी है तो हैंड रेस कीजिए, आगे बढ़ेंगे। फिर किसी की कोई क्वेरी नहीं है, चलिए एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बता दीजिए। अभी बात बोल लेते हैं, एक बार अनम्यूट करके बस ये बता दीजिए सर इस कंसेप्ट में मजा आया? सर एक क्वेरी मजा सर, आया सर। एक क्वेरी। बहुत मजा सर बहुत बहुत मजा आया सर। मजा आया सर, समझ में आया कि प्राइवेट में और इसमें क्या अंतर होता है। बिल्कुल सर अभी तो ये भूलेंगे नहीं, नहीं, सर, वो तो कहीं सुना सुना था, अभी जो इतना क्लियर किया ये कभी नहीं भूलेंगे अभी। भाई इसी और अपना कंपनी का सबसे ओपीसी पहले बनाएंगे। हाँ अभी या पहले से देखिए, जिसको नहीं पता है ना वो हमेशा यही बोलता था, अरे कंपनी क्यों बनानी, 100 तरह की फॉर्मेलिटी है, डायरेक्टर भी रखना पड़ेगा, ऑडिट भी कराना पड़ेगा, ऑडिटर भी रखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। अरे 100 तरह की फॉर्मेलिटी 8,000 रुपए में हो जाती है, और अगर नॉलेज हो तो फ्री में होती है, अपने आप कर लो। 5,000 8,000 रुपए में तो मैं बनवा देता हूँ। चलिए सुदीप जी आपकी क्वेरी है वो बोलिए। सर ओबीसी अगर कंपनी करेंगे तो उसमें जैसे आपने बोला था अनलिमिटेड हम लोग के वो रहेंगे मेंबर्स, ओबीसी में हम लोग अपने इंडिविजुअल हिसाब से करेंगे, तो ये दोनों में लागू होता है सर, जो आपने जो स्टडी बताई है? सुदीप जी की क्वेरी जहां तक मुझे समझ में आई है, सुदीप जी कह रहे हैं कि सर अगर हमने कंपनी बनाई तो उसमें लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, जितना पैसा आपने शुरू में लगाया उससे ज्यादा पैसा अगर आपको लॉस हो भी जाए तो कोई आपसे मांग नहीं सकता। जो पैसा कंपनी का है वो कंपनी ही है। अब अगर लॉस कंपनी को हुआ है तो आप अलग बंदे हो, कंपनी अलग बंदी है। अगर लॉस कंपनी को हुआ है तो कंपनी देगी, कंपनी के पास नहीं है तो आप अपने घर से नहीं दोगे। जो पैसा आपने स्टार्टिंग में लगा दिया था, जैसे आप कंपनी का शेयर खरीदते हो रिलायंस का, तो अगर आपने 1,000 रुपए में शेयर खरीदा तो कोई आपको रिलायंस को नुकसान होगा तो आप घर थोड़ी बेच देंगे। आपने जो पैसा शेयर में लगाया वो जीरो हो सकता है बस, उसके अलावा आपके घर से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। मुझे लगता है सुदीप जी की क्वेरी सॉल्व हो गई है। हाँ सर ठीक है सर, मैंने ओबीसी में मैंने मिनिमम 1 मेंबर है, वो कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। ओपीसी में टोटल एक ही मेंबर है, दो नहीं हो सकते। ओपीसी मतलब 1 एक ही होगा, मिनिमम भी एक है, मैक्सिमम भी एक ही है। और कंपनी बनाएंगे तो फिर ओपीसी नहीं होगी, प्राइवेट बन जाएगी, उसमें ज्यादा हो जाएंगे। है दोनों। सर इसमें काम लिमिट दोनों क्या है, का- कैपिटल लिमिट? कैपिटल लिमिट कोई नहीं है, 1 लाख रुपए से बन सकती है। ये प्राइवेट कंपनी का ही प्रारूप है, बस इसमें एक बंदे को भी बनाने की परमिशन दे दी। करने की जरूरत थी ना, 2 की जगह 1 भी अब ओपीसी बना पाएगा। प्रसाद जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर ये समझ लो आपका प्रोडक्ट सॉफ्ट है, जैसे गुरुकुल उज्जीवन जो कि ट्रेनिंग देता है, ये देता है, तो उनको तो कभी ऐसा लॉस का ये ऐसा इतना फेस नहीं करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे इसमें क्या करना चाहिए फिर? सर ऐसा नहीं है कि गुरुकुल जीवन को बड़ा लॉस नहीं हो सकता, हो तो सकता है, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो फिर पंकज सर बोलेंगे सर क्या क्या। चलो गुरुकुल छोड़ दे, एबीसी बोल दे रहा, एबीसी का। समझ गए हो आप गुप्ता जी को कैसे बताएंगे? मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, उसके बाद राधा जी की क्वेरी ले लेंगे। आपका कहना है सर अगर एक पब्लिक एक सर्विस सेक्टर कंपनी है, मतलब ट्यूशन पढ़ा रही है या सीए वाली कंपनी है, तो उसे तो कंपनी बनानी नहीं चाहिए, उसे तो प्रोप्राइटरशिप बनानी चाहिए, क्योंकि उसे तो सर्विस देनी है और पैसे लेना, उसे क्या बड़ा लॉस होगा, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी है। लेकिन सोच के देखिए, गुरुकुल उज्जीवन ने शिवम गुप्ता जी को रख लिया। शिवम गुप्ता जी ने पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में, जैसा कि वो कभी कभार कर भी देते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज बोल दी कि किसी कंपनी का नाम या गवर्नमेंट का नाम ले लिया, और उसके बाद लाइन बोलना भूल गए, ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये लाइन बोलना भूल गए, है ना। मैंने किसी कंपनी का नाम ले लिया, मैंने कह दिया गवर्नमेंट में ये कमी है, वो कमी है, ये कंपनी ने गलत किया, यहाँ पर मुझे घोटाला दिख रहा है, ऐसी कोई लाइन बोल दी। और उस कंपनी, मतलब जो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं किसके बिहाफ पे पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर क्या लिखा रहा नीचे, गुरुकुल उज्जीवन ट्रस्ट, तो केस किस पे होगा, शिवम गुप्ता पे नहीं होगा, गुरुकुल उज्जीवन ट्रस्ट पे होगा, शिवम गुप्ता जी की वजह से होगा। लेकिन जाएगा कौन, गुरुकुल उज्जीवन ट्रस्ट। पैसे किसे देने होंगे मानहानि के, उन्हें, वो मेरे से ले लेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन देने तो उन्हें होंगे ना। मान लो कल को मैं कह दूं मेरे पास है ही नहीं, उन्हें तो देने पड़ेंगे, तो उनको भी अनलिमिटेड लॉस है। अगर वो ट्रस्ट है तो उन्हें क्या बनाना चाहिए, उनको एलएलपी बनानी चाहिए, क्योंकि वो 3-4 बंदों की ट्रस्ट है ना, 3-4 बंदे मिलकर काम कर रहे, तो उन्हें 3-4 बंदों की बनानी चाहिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो बिल्कुल कंपनी की तरह काम करेगी, उसमें लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। मैं वही पढ़ाने जा रहा हूँ। राधा जी आपकी क्वेरी बोलिए। बस एक ही इसके बारे में पूछना था, आप बोलिए। ओके, मतलब आपकी क्वेरी सेल्फ सॉल्व हो गई।
अब थोड़ा सा एलएलपी के बारे में बता देते हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। और देखो आज हमने कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ 3 पैरा पढ़ाए हैं, वही मेरी आदत के हिसाब से। एक ही क्वेरी है उसमें। सपोज लाइक वी आर अबाउट 4 to 2 members we are for realtors. We are realtors. Consultancy is there. Can we make LLP? Yes, you should make LLP. Okay. इजी है, बनना इजी है, 3 दिन में बन जाता है। 4-5 हजार रुपये खर्च है। और कोई खास क्वेरी मतलब बाद में भी आपको ऑडिटर वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल पार्टनरशिप फर्म की तरह काम करेगी। और लेकिन होगी होगी एलएलपी, और उसे कल को कंपनी में करना भी बहुत इजी है। 2000 रुपये खर्च करोगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। ओके सर, बहुत इजी है। कभी बनाने का हो तो मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, मुझे कॉल कर दीजिएगा। यस यस, आई विल कॉल ऑन यू सर, डेफिनेटली। ओके, चलिए अब थोड़ा सा एलएलपी वैसे आपको समझ में आ चुका है, पार्टनरशिप का ही रूप है, लेकिन फिर भी हल्का सा बता देते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी करना है, कर लीजिए। ऑन द काउंट ऑफ 5 आई विल इरेज इट। 5 4 3 2 1। अब आ गए हैं सर, अगला कंसेप्ट है हमारे पास एलएलपी। तो एक होती है पार्टनरशिप फर्म और एक होती है एलएलपी। नाम हो गया इसका नंबर ए एंड कंपनी, इसका नाम हो गया ए एंड कंपनी एलएलपी। नाम का क्या एलएलपी लग जाएगा। तो सर इसमें भी वही डिफरेंस है, अगर इस कंपनी को लॉस हुआ तो उसके घर का सामान बिक जाएगा। इस वाले केस में घर का सामान नहीं बिकेगा, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड है। तो बिल्कुल जो मैंने ओपीसी का बताया है, इंडिविजुअल और ओपीसी के डिफरेंस जो था, वही पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में डिफरेंस है। तो मुझे लगता है ये क्वेरी आपकी अच्छे से सॉल्व हो गई है और आपको ये कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है। और जो आपको क्लैरिटी अभी तक नहीं थी वो आज बहुत ज्यादा अच्छे से आ गई होगी। और बिल्कुल ऐसी ही क्लैरिटी रोजाना आएगी। रोजाना मैं जादू भरे नए नए कंसेप्ट दूंगा आपको, रोज मजा आएगा। और अगर आप कभी सोच कर देखेंगे ना, मैं आपको रोजाना जितना पढ़ा दूंगा ना, जो पूरी फीस आपने मुझे दी है वो एक ही दिन में वसूल हो जाती है। इतनी नॉलेज मैं आपको डेली दूंगा और अभी कम से कम अगले 2-2.5 महीने तक दूंगा। तो अगले 2-2.5 महीने तक नॉलेज का खजाना आपको मिलना। जी सुदीप जी, क्वेरी बोलिए। सर अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर एक सपोज एक शॉप है, चाहे एक कोई कंसर्न है, उसमें पापा है और 2 बच्चे हैं, 2 भाई, पापा ने इसको पार्टनरशिप कर लो, उससे बड़े तो एलएलपी करना चाहिए। एलएलपी करना चाहिए, ज्यादा बेनिफिशियल। बस आज ही पापा को कह देना एलएलपी करना है। ठीक है सर। और एलएलपी करने के लिए कोई खास खर्चा नहीं है। सीए के पास जाना, उससे कहना एलएलपी बनवानी है, वैसे 2000 रुपये खर्च मांगेगा, 5 दे देना, आराम से हो जाएगा। सब भी घर का ही है सर। अच्छा, तो फिर तो 2 भी बचा लिया आपने। नूरानी जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर क्वेरी नहीं है सर, मैंने वही बोलना था कि अभी तो मैंने 10 आज की फीस तो मेरी रिसीव होगी, क्योंकि मैंने क्लाइंट के नाम लिस्ट बना दिया है कि ओपीसी किसको करना है और एलएलपी किसको करना है। और मेरा शेयर डेफिनेटली सर, आप करना शेयर सर, फिर आपको पहुंच जाएगा। तो 50,000 रुपये मेरी तरफ ट्रांसफर कर देना, मैं स्कैन कोड भेज रहा हूँ। चलिए जी, थोड़ा सा कंसेप्ट बुक का पढ़ लेते हैं। देखो आउट ऑफ कोर्स ऐसे तो 15 क्लास लग जाएंगे आउट ऑफ कोर्स पढ़ते पढ़ते। चलो थोड़ा सा अब यहाँ आ जाता है बोरिंग चीज पे। तो मैंने आपको व्हाट इज मार्केट बता दिया है, मैंने आपको व्हाट इज मार्केट बता दिया है, और व्हाट इज स्टॉक मार्केट भी समझ में आ गया, और व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट पढ़ते। वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, मतलब सर स्टॉक मार्केट वो है जहां पर पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी आर बॉट और सोल्ड। इट इज अ मार्केट प्लेस, ये एक मार्केट प्लेस है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है वेयर इन्वेस्टर कैन ट्रेड ऑनरशिप, जहां पर ऑनरशिप ट्रेड होती है स्टेक्स इन कंपनी। अब जरा इस पे फिर बहुत बड़ा कंसेप्ट है भी, अब आ जाओ इस पे। जब हम एक शेयर खरीदते हैं तो आपके हिसाब से तो वो है शेयर, लेकिन वो है क्या वो बता देता हूं। मान लीजिए हमने एक कंपनी बनाई और कंपनी का नाम था ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड में टोटल 4 ही शेयर थे। शेयर नंबर 1, शेयर नंबर 2, शेयर नंबर 3, शेयर नंबर 4। अब ये एक ए के पास था, एक बी के पास था, एक सी के पास, एक डी के पास। थोड़े दिनों बाद डी का झगड़ा हो गया ए और बी और सी से। डी ने अपना शेयर बेच दिया ई को, तो अब जो डी था वो चला गया कंपनी में से, ई आ गया, तो 25% का पार्टनर अब ई बन गया। यानी कि उस कंपनी में 4 शेयर होल्डर है, ए बी सी और ई। अब ए का झगड़ा हो गया, ए भी छोड़कर चला गया, उसने अपना शेयर बेच दिया सी को। यानी कि अब सी के पास शेयर नंबर 1 और 3 है, बी के पास शेयर नंबर 2 है और ई के पास शेयर नंबर 4 है।
यानी कि ये 50% का पार्टनर हो गया इस कंपनी का, ये 25% का शेयर होल्डर हो गया और ये 25% का शेयर होल्डर हो गया। यानी कि जब ए ने अपना शेयर सी को बेचा तो उसने सी को क्या ट्रांसफर करी, ऑनरशिप। शेयर तो ट्रांसफर किया ही किया, शेयर के साथ साथ ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर दी। मतलब जब आप रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीद लेते हो 1000 रुपए खर्च करके, तो आप क्या बन जाते हो, मुकेश अंबानी के पार्टनर। क्या बन जाते हो, मुकेश अंबानी के पार्टनर, लेकिन छोटे पार्टनर। कितने पार्टनर भाई, तेरे पे 1 करोड़ शेयर है, मेरे पे 1 है। तू जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, मुझे 1 रुपया मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ना, पार्टनर तो हो। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आप उसकी कंपनी के उतने परसेंट के पार्टनर हो जितने परसेंट शेयर आपके पास हैं। अब अगर आपके पास 1 शेयर है तो 1 शेयर के पार्टनर हो, वो भले ही 1000 करोड़ का हिस्सा है, लेकिन उतने हिस्से के आप उसके ऑनर हो उस कंपनी के। तो मैं तो कम से कम 150 कंपनियों का ऑनर हूं, मेरे पास 150 कंपनी के शेयर हैं, 2-2, 4-4। तो आप भी ऐसे ही उतने ही परसेंटेज के ऑनर हो। तो ये समझ में आ गया, जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम शेयर नहीं खरीद रहे, हम उस कंपनी की ऑनरशिप खरीद रहे हैं। तो हमें एक्चुअल में वो शेयर की वैल्यू निकालनी होती है कि अगर मैं इस पूरी कंपनी को खरीद लूं तो मुझे कितने पैसे में खरीदनी ठीक है कंपनी, उसी के हिसाब से हम एक शेयर खरीद लेते हैं। चलिए, यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना मैं पढ़ा लूं थोड़ा सा। चलिए, किसी की कोई क्वेरी नहीं है, थैंक यू वेरी मच, बढ़ते हैं आगे। तो इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर इन्वेस्टर कैन ऑन ट्रेड ऑनरशिप स्टेक्स इन कंपनीज। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट includes the National Stock Exchange NSE, BSE, MCX यानी मल्टी स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डैक, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, सबके सब स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग देशों के। द स्टॉक मार्केट प्रोवाइड्स अ वेन्यू फॉर द कंपनीज टू रेज कैपिटल। सर ये काम क्या करते हैं, पेपर में यही आएगा सर, स्टॉक मार्केट या फिर ये स्टॉक एक्सचेंज का मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस है ये आपको प्लेटफॉर्म देते हैं कंपनी को अपनी कैपिटल रेज करने के लिए थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ। ये जो आपको आईपीओ लाने के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं। दूसरा, बाद में लिक्विडिटी। अब इसका लिख लीजिए पर्पस क्या है स्टॉक एक्सचेंज का। एक तो रेज कैपिटल, एक लिक्विडिटी। जब आपने तो कैपिटल रेज कर ली, मैंने खरीद भी लिए, अब अगर मुझे वो शेयर बेचने हो तो मुझे बेचने के लिए किसी को ढूंढना नहीं पड़ता, वो लिक्विडिटी मुझे रेडी मिलती है। अनलिस्टेड कंपनी के केस में मुझे ढूंढना पड़ता था, लिस्टेड कंपनी के केस में मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट उठा के एनएससी बीएससी पे कम या ज्यादा रेट में बेच ही देता हूं। तो वो कह रहा है कि 2 चीजें देता है आपको, एक तो नए इन्वेस्टर के लिए तो रेज कैपिटल नई कंपनीज के लिए, और इन्वेस्टर्स के लिए लिक्विडिटी। ये 2 चीजें स्टॉक मार्केट आपको प्रोवाइड करता है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछिए, वरना फिर हम अगले कंसेप्ट पे चल रहे हैं। किसी की कोई क्वेरी? अच्छा, कौन कौन कह रहा है ये सर आज, क्योंकि टाइम हो गया 10, 1.5 घंटा पढ़ चुके हैं और हमने 3 पैरा पढ़े हैं 1.5 घंटे में। तो कौन कौन कह रहा है सर बाकी कल पढ़ाना, मतलब परसों, आज के लिए इतना ही, वरना मैं 2 पैरे और पढ़ाना चाहता हूँ। नो सर, यू ओके राधा मैम, आप कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाइए। कोई ऐसा है सर, पढ़ाइए। कोई ऐसा है जो कह रहा है नहीं सर बहुत है, और एक भी स्टूडेंट कहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 बज गए हैं और मैंने जो आपसे टाइम लिया था वो 8:30 से 10 तक की था, तो 10 बजे मैं आपकी परमिशन के साथ ही पढ़ाऊंगा उसके बाद। तो अगर कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा कह रहा है कि सर ठीक है आज इतना ही रख लीजिए, तो हम आज इतना ही रखेंगे, बताइए। कोई नहीं कह रहा है, हो सकता है कि बेचारे कहना तो चाह रहे हो लेकिन कह ना पा रहे हो, ऐसा मत समझो। सब घर के ही लोग हैं, जो कहना हो मन में जो हो वो निकाल दिया करो। चलो ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, पहला दिन है, बस 2 पैरा और पढ़ाएंगे, 15 मिनट में हो जाएंगे, 15 से 20-25 मिनट में हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज फेस वैल्यू। द नॉमिनल प्राइस ऑफ अ शेयर इज नोन एज फेस वैल्यू। जो शेयर को जिस रेट पे हमने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है उसे ही बोलते हैं फेस वैल्यू। द इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर। जब नंबर ऑफ शेयर को उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपनी की कैपिटल आ जाती है। मान लीजिए कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख। तो कैपिटल इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये एक फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल, इन अ केस ऑफ अ कंपनी हैज इश्यूड 1 लाख शेयर। देखो एग्जाम्पल मैंने ये बनाया हुआ है कि 10 लाख शेयर थे कंपनी के, 10 रुपए का एक शेयर है, देन द इक्विटी कैपिटल विल बी 10 लाख। 1 लाख शेयर थे, 10 रुपए का, टोटल 10 लाख हो गई। शेयर्स में बी इश्यूड
टू इन्वेस्टर एट अ फेस वैल्यू। कंपनी चाहे तो अपना शेयर फेस वैल्यू 10 रुपए पे इशू करे, या फिर प्रीमियम पे 10 की जगह 20 पे, 50 पे, 100 पे, 1000 पे, 1 लाख पे इशू कर दे। फेस वैल्यू से ज्यादा पे भी इशू कर सकते हैं, या फिर लोअर पे अपनी फेस वैल्यू से कम पे भी इशू कर सकती है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई क्वेरी होगी, है तो बोलिए। कंपनी अपना 10 रुपए का शेयर 1 करोड़ में भी इशू कर सकती है, उसको बोलते हैं प्रीमियम पे इशू करना। और 10 रुपए का शेयर 9 रुपए, 9.5 रुपए, 8 रुपए पे भी इशू कर सकते हैं, उसे कहते हैं डिस्काउंट पे इशू करना। और 10 रुपए पे भी इशू कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एट पार इशू करना। एट पार पेपर में 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां तक किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? ठीक, वेरी गुड। नहीं है तो चलो, अब मेरी क्वेरी है, ये बताइए कंपनी कितने % प्रीमियम पे अपना शेयर इशू कर सकती है? क्या कोई लिमिट है? कोई भी आंसर दे सकता है म्यूट करके। कोई लिमिट नहीं है। प्रतीक जी का कहना है सर 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 1 करोड़ में भी इशू हो सकता है। कौन एग्री है इस चीज पे? सर एग्री? चलिए सुदीप जी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नो सर। अग्री सर। सर प्रीमियम पे वैसा कोई बैंड तो मैंने सुना नहीं है सर। हाँ, राधा जी कुछ बोल रही है, बताइए। राधा जी आप कुछ कह रही थी, आगे एग्री नहीं है क्या? नो सर, आई डोंट नो। कोई लिमिट नहीं है प्रीमियम पे। आपने सुना होगा रिलायंस का शेयर कितने का चल रहा है? 1000 रुपए का, लेकिन उसकी फेस वैल्यू क्या है? 1 रुपया या 10 रुपए होगी। 10 रुपए का शेयर 1000 पे इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 990 रुपए का प्रीमियम है उसके अंदर, 10 रुपए फेस वैल्यू है। तो प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। तो ये सबसे पहले आंसर दिया था प्रतीक जी ने। तो अब मेरा क्वेश्चन प्रतीक जी से, ये डिस्काउंट की कोई लिमिट है क्या? 20% आई थिंक। 20%। और किसी का कोई आंसर? और किसी का कोई और आंसर? तो लिख लीजिए, डिस्काउंट की जो मैक्सिमम लिमिट। सर वो मिनिमम 1 रुपए से नीचे नहीं आनी चाहिए सर, ऐसा कुछ है क्या? क्या सर मिनिमम 1 रुपए से नीचे नहीं जानी चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, जो कंपनी की फेस वैल्यू है, कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द फेस वैल्यू। अगर आपका 100 रुपए का शेयर है तो आपसे 90 रुपए तक इशू कर सकते हो। अगर आपका 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी 9 रुपए में दे सकती है, इससे कम पर नहीं दे सकती। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर कंपनी का शेयर 9 रुपए पे नहीं बिक पा रहा तो सीएलबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। सीएलबी मतलब कंपनी लॉ बोर्ड। सीएलबी से परमिशन लेके उसे मैक्सिमम 20% तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सीएलबी। सीएलबी ने अगर अप्रूवल दे दिया तो आप अपना शेयर 80% पे इशू कर सकते हो, मतलब 20% मैक्सिमम डिस्काउंट। अब अगर पेपर में आ जाए कि सर मैक्सिमम डिस्काउंट क्या है, तो आपका आंसर होगा 20%। तो प्रतीक जी का आंसर तुक्के से सही हो गया। अगर पेपर में आ जाए एट व्हाट द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट अ कंपनी कैन इशू इज शेयर्स टू द पब्लिक, तो दैट विल बी 20%, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट 20% हो सकता है, भले वो से हो। जी प्रसाद सर आपकी क्वेरी बोलिए। सर ये राइट इशू जो होता है अपना, तो वो फेस वैल्यू पे होता है या फिर प्रीमियम पे? राइट जो देखो मैं बताता हूं। पहले तो 3 चीज म्यूट कर लीजिए, 3 चीजों के बीच में डिफरेंस समझिए। रिलायंस का शेयर 1000 रुपए का चल रहा है। रिलायंस वालों ने कहा भैया हम अपना शेयर 800 रुपए में देने को तैयार है, तो उन्होंने मार्केट प्राइस से तो 200 रुपए कम में दिया, लेकिन दिया प्रीमियम पे ही है, क्योंकि शेयर 10 रुपए का है। 10 का शेयर 800 में बेच रहे, 790 रुपए प्रीमियम पे इशू हुआ है, लेकिन हम बोलते हैं वो 200 रुपए डिस्काउंट पे इशू हुआ है। वो 200 रुपए मार्केट प्राइस से डिस्काउंट है, फेस वैल्यू से तो वो अभी भी 790 रुपए का प्रीमियम है। तो 2 चीजों के बीच में डिफरेंस है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बस ये फेस वैल्यू वाला पैरा पूरा करके छुट्टी कर देंगे। द फेस वैल्यू ऑफ अ कंपनी शेयर डज नॉट यूजुअली चेंज अनलेस द कंपनी डिसाइड टू स्प्लिट। कह रहा फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर कंपनी ने अपना शेयर स्प्लिट कर दिया, 10 रुपए वाले शेयर को लेके एक के 10 दे दिए, तो फेस वैल्यू 10 रुपए से चेंज होकर 1 रुपया हो जाएगी। या फिर कंसोलिडेट कर दिया, कंसोलिडेट मतलब 1-1 रुपए का शेयर थे, 10-10 रुपए का शेयर थे, 100 रुपए का बना दिया उसे, तो उस केस में 10-10 वाले 10 शेयर लेगी कंपनी, उसके बदले में 100 वाला एक शेयर दे देगी, तो जो नए शेयर की फेस वैल्यू होगी वो 100 रुपए हो जाएगी। इन सच अ केसेस द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स वुड रिड्यूस। स्प्लिट के केस में रिड्यूस हो जाएगी और कंसोलिडेशन के केस में इंक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल, एक इन्वेस्टर था, उसने
रखा 10 रुपए फेस वैल्यू का, एंड द कंपनी डिसाइड टू स्प्लिट इट शेयर 1:5 में बना दिया, 10 वाले शेयर को 2 के 5 बना दिए, तो अब नए शेयर की जो फेस वैल्यू होगी वो 2 रुपए हो जाएगी। इसमें क्या बड़ी बात है, बाकी आप पढ़ लेंगे। चलिए यहां तक बस ये 3-4 पैरा मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, यहां तक आपको इसका अच्छे से रिवीजन करना है और भूलना नहीं है, क्योंकि जब मैंने यही वाला पैरा NISM 15 में सबको पढ़ाया था और उसका आंसर जब मैंने आज पूछा तो आप दे नहीं पाए उसका आंसर। मुझे ये प्रॉब्लम, ये मुझे मतलब बहुत बुरा लगा कि वैसे आज तो आप सब बोल रहे हो हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन 1 महीने बाद अगर हालत ये होगी जो आज हुई थी तो फिर क्या फायदा इस बात को इतने सारी चीजें बोलने का कि सर बहुत बढ़िया पढ़ाया आपने, तो हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे और मजा ही आ गया। ये सबका क्या फायदा अगर 1 महीना भी याद नहीं रहा तो। प्रतीक जी कैसे हुआ था ये? पता नहीं जरा हो गया था। रिवीजन करते रहना है आपने, क्या करना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे जब मैं एक दिन छोड़कर एक दिन पढ़ा रहा हूँ तो मस्ती नहीं करनी उसे, एक दिन में रिवीजन करना है। 1-2 घंटे की क्लास रिकॉर्डिंग सुन लो, रिकॉर्डिंग सुन लो, याद रहेगा। देखो अगर आपके नंबर कम आएंगे ना, मैं इस चीज की गारंटी कर रहा हूँ, उसका कारण मैं नहीं होगा, पढ़ा के भेज रहा हूँ, टॉप करोगे, तो उसका कारण ये होगा कि आप ही भूल रहे हो। 2 बार पढ़ लिया प्रतीक जी और वो आप भूल गए हो, तो ये गलती तीसरी बार ना हो। और ये सबके लिए है, प्रतीक जी को मैंने स्पेशली बोल दिया नाम लेके, क्योंकि उनसे मेरी कुछ उम्मीदें हैं कि वो तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सबके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि जब आपसे दोबारा पूछा जाएगा रिवीजन टाइम पर, उस टाइम पर आपने जवाब देने हैं, और दोगे तो मुझे मजा आएगा कि मैंने पढ़ाया था और आपको याद रहा। तो आपको बढ़िया लगी है, एक बार आप देंगे ग्रुप पर, यहाँ पर नहीं देना है, आप अपने ग्रुप में जो भी आपको आज की क्लास लगी है, अपने जो मैंने ग्रुप बनाया है उसमें फीडबैक देंगे और ये बताएंगे आपको आज की क्लास कैसी लगी, और अगर किसी को कोई कमी लगी है तो वो भी आप उस ग्रुप पे या डायरेक्टली मुझे ग्रुप पे बता दीजिएगा, मैं अपनी कमी को ठीक कर लूंगा। और मुझे अगर कोई मेरी कमियां बताता है तो मुझे अच्छा ही लगता है, क्योंकि मेरे अंदर की कमी वो सही करके अच्छा बन सकता हूँ, आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो अगर कोई आपको क्वेरी कोई कमी लगी है, कोई टाइम पर ना ली हो या छूट गई हो, तो आप मुझे बताएं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और अगर क्लास में आपको अच्छा लगा है हो तो आप ग्रुप पर दीजिए, और आज का फीडबैक कि आज की क्लास आपको कैसी लगी वो आप ग्रुप पर जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी अब ट्यूसडे को सेम टाइम 8 बजे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। क्लास की टाइमिंग मंडे वेडनेसडे फ्राइडे थी ना सर? सर राइट इश्यू के बारे में 1 मिनट बताइए ना सर। राइट इशू, हाँ राइट इश्यू। जब कंपनी का एक शेयर 1,000 रुपए का चल रहा है, मान लीजिए रिलायंस का, अब रिलायंस चाहता है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ प्रॉफिट देना चाहता है, लेकिन उसको डिविडेंड ना देके उसके पास पैसे नहीं है। रिलायंस कंपनी को डिविडेंड देना चाहती है लेकिन रिलायंस के पास पैसे ही नहीं है, तो रिलायंस क्या करती है, पैसे देने की जगह आपसे मांग लेती है और क्या कहती है, भाई 1000 वाला शेयर 800 में दे रही हूँ, ले लो। तो जो लेगा उसे 200 रुपए का डिविडेंड मिल गया एक तरीके से। भाई 1000 वाला शेयर 800 में मिला तो मतलब 200 का प्रॉफिट हो गया ना। तो रिलायंस ने आपको प्रॉफिट भी करा दिया और पैसे भी नहीं देने पड़े, उल्टा ले लिए। तो उसको बोलते हैं राइट इशू। जब कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पैसे ना देके शेयर दे देती है कम रेट पे, तो उसे बोलते हैं राइट इशू। यस सर। सुदीप जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर ये आपने क्लास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बोली थी, लिख दी। चलिए अभी तो NSM 15 क्लास कंप्लीट नहीं बोल के आपने बोल दिया। ऑल्टरनेटिव रहेगा। हाँ तो सर मंडे मैंने खत्म हो जाएगी NSM 15 की, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। सर मेरे हिसाब से तो खत्म हो जाएगी 15, बाकी देखते हैं, वो वाली बात हम वही कर लेंगे, है ना। 15 की हो जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि एक ही चैप्टर मैंने कराना है, उसके बाद के 2 चैप्टर आपने खुद करने हैं, वो थ्योरेटिकल है। और अगर आप कहोगे सर वो भी पढ़ाइए तो 2 क्लास और लगा देंगे, वो भी पढ़ा देंगे। सर अभी ये NSM 8 संडे ट्यूसडे और संडे नहीं है मैम, संडे नहीं है, सिर्फ ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, 3 days a week, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, TTS। तो ये मतलब कितने दिन तक चलेगी? सर ये क्लास मेरे हिसाब से आपकी 20 to 30 क्लासेस तो होगी। तो 30 क्लासेस का मतलब होगा 2 महीने तो चलेगी। 2 महीने। अगर आपकी क्वेरी ज्यादा आई तो 2.5 महीने और 3 महीने भी चल सकती है। हाँ चलिए। अगर आपकी क्वेरी हो बीच में कभी कोई क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको डेली। अच्छा ठीक।
डेली रिकॉर्डिंग मिलेगी सर आपको। इसको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कीजिए सर, ज्यादा बेटर है सर। सैटरडे संडे थोड़ा इशू हो जाता है सर। अब सर अभी जब तक NISM 15 नहीं खत्म हो रहा, ऐसे ही रहने दीजिए, फिर चेंज कर देंगे 1 हफ्ते के लिए। ठीक है सर। हाँ सर। हमारा एक बैच और चल रहा है, जो उस स्टूडेंट है उस बैच को उनको पता है 1 हफ्ते मैक्सिमम में वो बैच खत्म हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप लोग कहोगे वो हम कर देंगे, थोड़ा 1 हफ्ते के लिए बस मुझे ऐसे ही चलने दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर मैं इसको चेंज कर दूंगा, 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर। सर अभी वही ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे राइट? हाँ, सबको लिंक भेजेंगे हम, आपको पता लग जाएगा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे NISM। थैंक यू।